आदि तो चाहता था कि आज वह आसी के और करीब आए, लेकिन रिया की वजह से आसी ने सब कुछ गलत समझ लिया। आदि को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने रिया को घूर कर देखते हुए कहा, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? यह कहकर आदि वहां से चला गया। रिया ने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया, एक तो मैं इसकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही सुना गया, बदतमीज कहीं का। उधर आसी खुशी को अपने कमरे में ले गई और उसे सोफे पर बैठाते हुए बोली, तुम्हें उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी, ये शहर है, यहाँ लोग तब तक बात नहीं करते जब तक उन्हें अपना फ़ायदा ना दिखे, इसलिए किसी से भी बात करने से पहले 100 बार सोचो। खुशी ने मासूमियत से कहा, पर जीजी वो छोरा अंदर आ रहा था, मैंने मना भी किया था, पर वो माना ही नहीं, और वो लड़की तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। आसी ने प्यार से खुशी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो बहन, और यहाँ लोग इसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं। खुशी चुप रही। तभी दरवाजे पर आदि आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खुशी ने आदि को गुस्से से घूरा। वहीं आसी ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखते हुए कहा, जब तक राज शेखावत नहीं आ जाते तब तक आप अपने कमरे में ही रहें, आपके लिए ठीक रहेगा और हमारे लिए भी। आदि ने कंधे उचकाते हुए लंबी सांस के साथ कहा, ओके। वह अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही सामने वाले की बात सुनकर वो बोला, ठीक है मैं आता हूँ। इधर राज ऑफिस के कामों में पूरी तरह से उलझा हुआ था। न उसे खाने का होश था, न आसिक की याद। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को इतना थका लिया था कि वह भी समझ नहीं पाया कि उसकी कंपनी धीरे धीरे डूबती जा रही है। दादाजी और पिताजी की बनाई हुई कंपनी देश विदेश में थैला कारोबार सब कुछ राज अकेले संभाल रहा था, लेकिन जैसे ही वह काम से थोड़ा दूर हुआ, दूसरी कंपनियों ने अपने दांव चला दिए और उसकी कंपनी को नुकसान की कगार पर ला खड़ा किया। वक्त रहते राज को सच्चाई समझ आ गई। अब वह फिर से पूरे ध्यान और ताकत के साथ अपने काम में जुट चुका था, क्योंकि उसके लिए उसका काम ही उसकी पहचान और राज था। खुशी ने आसी के कंधे पर हाथ रखकर बार बार पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन आसी कुछ भी नहीं बोली। अचानक आसी ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और बुरी तरह कांपने लगी। आसी की यह हालत देखकर खुशी घबरा गई। वह दौड़ती हुई सारा के पास पहुंची और डरी डरी आवाज में बोली, वो जीजी जीजी। खुशी की हालत देखकर सारा तुरंत समझ गई और भागकर आसी के कमरे में पहुंची। आसी को देखते ही सारा समझ गई। एक बार फिर आसी का अतीत उसके सामने आ गया है। सारा ने आसी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन आसी ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और कांपती आवाज में बोली, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। सारा कुछ कह पाती ही उससे पहले ही आसी ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सारा ने आगे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खुशी को साथ लेकर बाहर आ गई और आसी के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाकी नौकर कुछ देख ना सके। इसके बाद सारा ने राज के ऑफिस में फोन किया, लेकिन राज ने फोन नहीं उठाया। सारा लगातार कॉल करती रही। आखिरकार झुंझलाकर राज ने फोन उठाया। कौन है? सारा ने गंभीर और साफ स्वर में कहा, राज सर, आज आसी को आपकी जरूरत है, उसे अकेला मत छोड़िए प्लीज, वरना इस बार आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे। इतना कहकर सारा ने फोन काट दिया। राज ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने अपना फोन और गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। राज जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी घर लौटने चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसके दिल को एक अजीब सा झटका लगा। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे इस वक्त उसका यहाँ होना नहीं चाहिए था। राज के कदम दरवाजे पर ही थम गए। उसकी नज़र सीधे अपने कमरे की ओर गई, जहां उसने आदि को अंदर जाते हुए देख लिया था। आदि को देखकर राज का दिल अनजाने डर से भर गया। राज जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी घर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे दिल के अंदर एक अजीब सा झटका लगा। उसे लगा जैसे इस वक्त उसका यहाँ होना ठीक नहीं है। राज के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। जब उसने अपने कमरे की तरफ आदि को जाती हुई देख लिया,
आदि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आसी के लिए पानी लेकर गया हो। शायद उसने आसी को संभाल लिया था। राज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गया। तभी किचन से बाहर आती हुई सारा की नज़र राज पर पड़ी। उसने राज को खाली खाली आंखों से देखा। राज में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे के अंदर आसी बेड के किनारे जमीन पर बैठी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था। वहीं थोड़ी दूर पर आदि उखड़ू बैठा था और उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाए हुए था, लेकिन आसी ने आदि की तरफ एक नज़र तक नहीं डाली। राज आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, आदि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज को देखते ही आदि खड़ा हो गया। उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और बोला, राज, तुम आसी जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं अभी आया तो सारा से पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया। मैंने देखा ये रो रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लीज थोड़ा संभाल कर रखा कर इन्हें। आदि का यह लहाजा राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी उसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जा आदि। ये मेरी पत्नी है। मैं इसका ध्यान रखता हूँ या नहीं, ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। राज आसी के सामने आकर रुका। आसी ने पलक झपकाई और चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। राज भी उसके पास जमीन पर ही बैठ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद आसी की ओर देखते हुए बोला, मुझे माफ कर देना आसी। मैं काम में इतना उलझ गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा। मैं भूल गया था कि अब मुझ पर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी। राज ने यह सब बिना किसी जवाब की उम्मीद में कहा था। उसे लगा हमेशा की तरह आसी चुप ही रहेगी, लेकिन इस बार आसी ने चेहरा दूसरी ओर किए हुए ही उदास आवाज में कहा, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे हर रोज मरने की आदत है। यहां से जाने के बाद मैंने सोचा था कि अब जिंदगी में कोई गम नहीं आएगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि गम से तो मेरा जन्मों का रिश्ता है। राज का दिल सिहर गया। उसने धीरे से आसी के कंधे पर हाथ रखा। आसी ने झट से उसकी तरफ देखा। राज ने उसकी आंखों में आसी कुछ नहीं बोली। वह बस राज को देखती रही। तब राज ने धीरे से कहा, आसी, यकीन करो, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस तुम एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। राज के इस बदले हुए रूप को देखकर आसी हैरान सी रह गई। उसके होंठों से बस एक धीमी सी आवाज निकली, उससे आगे वह कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी राज पर भरोसा करना चाहती थी। दादाजी से सुना हुआ वह सच अब भी उसके दिल में गूंज रहा था। उसके बाद तो वह राज को ही अपनी पूरी दुनिया मानने लगी थी। इसलिए वह अब राज पर भरोसा करने की कोशिश कर रही थी। राज ने आसी को अपने बाजुओं के घेरे में लिया और धीरे से उठाकर बेड पर बिठा दिया। फिर नरमी से बोला, अपना ध्यान रखा करो प्लीज। अगर अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही रख लिया करो। मैं इस वक्त बिजनेस के बड़े क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें पूरा वक्त नहीं दे पा रहा।